नमस्कार दोस्तों। हमने सुना है कि जब आदमी गरीबी में होता है, भिखारी बनने की नौबत आ जाती है, तो आपका दिमाग जो है या तो बहुत तेज चलता है या बिल्कुल चलना बंद हो जाता है। अब देखिए, अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास दिमाग होता नहीं है, बेशक 1400 साल निकल जाए तो उनकी नस्लें गधे वाली ही रहती हैं। अब भिखारिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उनके जो वहाँ पर बिलावल भुट्टो, वही जो सुबह मर्दों की ड्रेस में दिखाई देते हैं, रात को लेडीज ड्रेस में आपको घूमते हुए दिखाई देते हैं, जिनको ये नहीं पता कि वो साइड इधर के हैं कि इधर के। उनके बाप ने बोल दिया कि बेटा जो है मेरा वो बनेगा प्रधानमंत्री। वैसे ही जैसे भारत में सोनिया गंदगी बोलती हैं कि मेरा बेटा पीएम मटीरियल है, यानी कि कांग्रेस के अंदर पीएम का मतलब होता है परमानेंटली मेंटल, जो होगा उसी को वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब ये सारी चीज़ करने के लिए काम क्या करना शुरू हो गया, क्योंकि आपको कुछ स्टार्टलिंग चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से सुनाई देती हैं। बिलावल भुट्टो ने एकदम से बोल दिया कि जी हम हाफिज सईद है, ये है वो है, जो बड़े बड़े सीईओज हैं पाकिस्तान के, वो सारे हम भारत को देने को तैयार हैं। जो मुनीर है, मुनीर कहता है कि ना, हम तो जंग लड़ेंगे, हम तो जिहाद बंद नहीं करेंगे। और इनका जो प्रधानमंत्री है वो बोलता है कि हम भारत से बात करने को तैयार हैं। अब ये इतना कॉन्फ्लिक्टिव तभी बोला है, जब गरीबी होती है तो दिमाग सठिया जाता है। कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोल रहा है, और तीसरा आदमी बोलता है हम अपने सीईओज को देने को तैयार हैं। क्या ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, बचाने का तरीका है कि मोदी जी सानू बचा लो, या मुद्दा कुछ और है? क्योंकि जो सामने मीडिया के आ रहा है वो सारे भंगड़े डाल रहे हैं, देखिए पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर नहीं किया है, कुछ गहरी बात है। अब मिड्डा जी हो और गहरी बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मिड्डा जी को मैंने स्पेशली बोला कि सर आप आइए और बताइए कि हुआ क्या है, कि ये जो सारी इंफॉर्मेशंस बिलावल भुट्टो ने जो बोल दिया उसका मतलब क्या है, पीछे मुनीर क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है, डीप स्टेट क्या चाहता है, और हमें करना क्या चाहिए। मिड्डा जी जय सिया राम। जय सिया राम। सर देखिए, हम तो खुल के करते हैं जय सिया राम। अब कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, कई गेस्ट ने, कि सर आप जय सिया राम बोलते हैं इसलिए हम आपके चैनल पर नहीं आएंगे क्योंकि ये तो सेकुलर नहीं है। लेकिन अल्लाहू बकरी अगर हम बोल दें तो बोलेंगे, अल्लाहू अल्लाहू हलाला बोल दें तो बोलेंगे हम आने को तैयार हैं, लेकिन जय सिया राम पर नहीं आएंगे। हमने बोला भाड़ में जाओ। तो इसलिए गर्व के साथ जितने सनातनी हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जय सिया राम इतनी बार लिखो कि इनकी हाथ में आ जाए। बाकी पता नहीं कि क्या हाथ में आएगा, कि इनका हाथ में आ जाए। अब सर पाकिस्तान, भिखारिस्तान क्या हो रहा है, और ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स क्यों, माजरा क्या है? सुमित जी, बहुत मजेदार चीजें हो रही हैं। मतलब मैं इसको ना एक अलग ही लेंस से देखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ना अंदर ही अंदर ना बड़ा हंसी सी भी आती है कि, और वो होता भी है, ये लोग सच में ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। मतलब इनको ये ताकत कहाँ से आती है, हिम्मत कहाँ से आती है सारी बातें बोलने के लिए। मैं उस चीज का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करता हूँ, मेरे को नहीं समझ आता कि मैंने कितने कॉन्फिडेंस है ये चीजें बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते उसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से ही मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूंगा, उससे बात से ही ये सारी हरकतें यहाँ शुरू हुई हैं। कि जैसे ही 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर थमा था, जिसमें पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बोला कि भाई हम युद्ध बंद करने को तैयार है, तो सीज फायर अनाउंस कर दी जाए। तो उसके बाद जो भी एक्टिविटीज हुई उसमें देखा कि अमेरिका भी अपना शेयर लेने की कोशिश कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप की रुझान। मैंने कहा, भारत ने कहा कि आपका कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। तो वो काफी देर तक वो कशमकश चलती रही। वो अमेरिका आज भी वो बीच बीच में शगुफ्ता छोड़ने से बाज आता डोनाल्ड ट्रंप की, जी मैं नहीं कर रहा जी, जबकि हकीकत कुछ हो रही है। तो मगर एक चीज देखी गई है कि उस युद्ध के बाद में जितनी भी बारी आसिम मुनीर जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके शहबाज शरीफ, उनके साथ किसी भी स्टेज पे गए हैं, कहीं पे भी बातचीत करने गए हैं, और शहबाज शरीफ को ने अगर 2-4-5 लाइन की स्पीच देने की कोशिश करी आसिम मुनीर से बोलने से पहले, तो वो अजीबोगरीब स्टेटमेंट थी कि उनसे वो रटी स्टेटमेंट नहीं बोली जा रही थी ढंग से। तो वो तो हाँ बोलते, हाँ जी भारत ने हम पे मिसाइल मारी, मगर हमने भारत का बड़ा नुकसान कर दिया। अरे मिसाइल से तुम ध्वस्त हो गए पूरी तरीके से, तुम्हें नुकसान करने की तुम्हारी औकात ही नहीं रह गई थी, तुमने तो नुकसान कहां से करना हमारा, ठीक है ना। तो मतलब शरीफ सर, जो शरीफ है उसने अपनी शराफत में बोल भी दिया कि रात को 2:30 बजे जब मैं सो रहा था
तो मुझे मुनीर साहब का फ़ोन आता है और मुझे बोलते हैं कि भारत ने ठोक दिया, आप सो रहे हैं। और हमने सोचा था कि सुबह 4:30 बजे हम भारत को ठोकेंगे, भारत ने पहले ही हमें ठोक दिया। ये अपनी शराफत में वो बोल चुके हैं सर। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मतलब वो बातों बातों में बोल गया कि भाई भाई हमारी बुरी बुरी तरीके से ठुकाई हुई है भारत की तरफ से, और हम लोगों की अपना को बचाने के लिए शायद सीज फायर की हमने उनको ऑफर दी थी। तो अब वो चीज आसिफ मुनीर को जो अपने आप को जिसने अपने को एज ए फील्ड मार्शल वहां पे प्रमोट करा, उसको वो चीज अंदर पसंद तो नहीं आ रही, पब्लिकली वो चीज बोल नहीं सकते। मुझे समझ आया था कि यार, उनको समझ आता है कि यार ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है कि तो बात शुरू कहाँ करता है और लेके कहाँ जाता है, उल्टा हमारी वाट लगवा रहा है ये बैठा हुआ वर्ल्ड लेवल पे। तो उधर से जो वेस्टर्न डीप स्टेट है वो अलग नेगेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और ये उस नेगेटिव का अगेंस्ट जा रहा है। तो उनको वो चीज पसंद नहीं आ रही कि भैया हम इतना पैसा लगा रहे हैं इस नेगेटिव को क्रिएट करने के लिए, भारत कुछ नहीं कर पाया, उसके बावजूद भी तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा है कि वो उस नेगेटिव को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, वो अपनी धुन में जो उसके मन में आ रहा है बोले जा रहा है। तो रटी स्टेटमेंट तक नहीं बोल पा रहे हैं उनके वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। तो अब क्या हुआ कि उसके बाद भारत ने जब देखा कि पूरा नैरेटिव वर्ल्ड का जो है डीप स्टेट का वो अलग लेवल पे चल रहा है, भारत की इस कामयाबी को डिस्क्रेडिट करने के लिए, इसको नजरअंदाज करने के लिए, इसको दिखाने के लिए कि भारत कुछ नहीं कर पाया, तो उन्होंने तो भारत ने कहा कि भैया इसको अलग तरीके से अब काबू करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने पार्लियामेंट की टीम्स भेजी जिसमें ऑपोजिशन पार्टीज के भी कई सारे मेंबर्स थे, उनको भी हेड बना के भेजा। तो पूरे दुनिया के अंदर वो कई सारी कंट्रीज घूम के आए, उन्होंने अपना भारत का नैरेटिव बताया। उसके बाद भी देखिए कि आपके इसमें शंघाई कॉर्पोरेशन मीटिंग में आप हमारे अजीत डोवल जी भी थे, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी थे। जब उनकी जो स्टेटमेंट जो थी उस पर सिग्नेचर करना था, जिसमें पहलगाम के अटैक का कोई उसमें वर्डिंग्स नहीं डाल रखी थी, ना ही उसको कंडेम करने की बात करी थी टेररिज्म को, तो इन्होंने साइन करने से, उसको जॉइंट स्टेटमेंट को साइन करने से मना कर दिया। तो भारत ने अपना एक असर्टिवनेस वहां दिखाया कि हमने इस चीज को नहीं मानते हैं। अब उसके बाद जो आपकी इसकी मीटिंग हुई है 4 कंट्रीज की क्वाड की, उसके अंदर उन्होंने भारत की स्टेटमेंट को टॉप पे रखा कि उन्होंने टेररिज्म को कंडेम करा, ठीक है, बिना कंट्री का नाम लिए करा उन्होंने, मगर उन्होंने ये चीज मानी हाँ पहलगाम में जो हुआ गलत हुआ, भारत उसका जवाब देने का हकदार बनता। तो डेट मीन उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही भारत के इस जो एफर्ट था उसको उन्होंने सपोर्ट कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर को। उसके बाद अब देखिए जी, जो अब ये ब्रिक्स समिट हो रहा है वहां पे भी बात हुई है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर 5 7 10 कंट्रीज का टूर लगा चुके हैं, उस बार वहां पे भी सब बात हुई है। अपने फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो डिफरेंट एरियाज में गए, उनकी बात हो गई है। इसलिए इंडिया के डिफरेंट डिप्लोमेट डिफरेंट फोरम पे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ने हर जगह पे जाके पाकिस्तान को इस तरीके से उन्होंने आइसोलेट करा है, और ऑपरेशन सिंदूर की इस तरीके से गुणगान हुई है कि वो पाकिस्तान पे प्रेशर इतना ज्यादा आ गया है कि वो करे तो करे क्या। अच्छा, इस चीज का फायदा उठाते हुए अंदर ही अंदर आसिफ जरदारी ने एक खेल खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले बिलावल भुट्टो को, जिस तरीके से भारत ने अपनी डेलीगेशन बाहर भेजी है, उन्होंने बिलावल भुट्टो की टीम बनाई, उसको बाहर भेजना शुरू कर दिया आसिम मुनीर को कॉन्फिडेंस में लेके कि ये जो इंसान है मेरा बेटा है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, ये पाकिस्तान की एक अच्छी इमेज बाहर क्रिएट करने में कामयाब होगा। जो कि फिलहाल के जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। शहबाज शरीफ वो इमेज, पाकिस्तान की अच्छी इमेज नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो आसिम मुनीर ने जब इजाजत दी कि आप अलग अलग फोरम पे जाके बात कीजिए, और कि हम पाकिस्तान ने भी बहुत कुछ करा, ऐसा करा वैसा करा, तो वो सारी बातें करनी है, पर उसका उनको खास फायदा हुआ नहीं, मतलब उनको अपनी मुंह की खानी पड़ी, सब कुछ करनी पड़ी। बट हाँ, कम से कम एक रिस्क फैक्टर तो रिस्क तो उठाया ना बिलावल भुट्टो ने जाके अपना वो पेश करने के लिए। तो वो बेसिकली वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी गुड बुक्स में आने का ये एक उनका तरीका था, एक मुहिम था कि हाँ हमारे देश में भी एक ऐसे लोग हैं जो देश के बिहाफ पे अच्छी बातें बाहर जाके कर सकते हैं और लोगों को अपनी तरफ ला सकते हैं। तो ये सब एक मुहिम अलग से चली। इन्होंने फिर अमेरिका को भी अपने साथ में लाने की कोशिश करी, फिर इन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से भी अंदर ही अंदर बात करने की कोशिश करी कि आप ऐसे कीजिए, आप शहबाज शरीफ को एज अ प्राइम मिनिस्टर हटा दीजिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए मतलब दब्बा है, वो मतलब ढंग की बात भी नहीं कर पा रहा है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर का क्या फायदा जो देश के हित के अंदर कोई काम ना कर सके। तो अब उसकी जगह पे आप बिलावल भुट्टो का प्राइम मिनिस्टर बनाइए,
अगर बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनाएगा तो वो जाके बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स पे पाकिस्तान का बेनिफिट करवा पाएगा। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने एक मीटिंग बिलावल भुट्टो की अल जजीरा चैनल के साथ अरेंज कराई कतर में। अब कतर में पहुंच गए, बिलावल भुट्टो जी वहां के उनके चैनल पर बैठ के बातचीत हो रही है, तो उन्होंने पूछा कि आप भारत के साथ जो बातचीत करना चाह रहे हो या कुछ जो भी करना चाह रहे हो उसके अंगेंस्ट आप भारत को देने को क्या तैयार हो। बोलते हैं कि हमें कोई हर्ज नहीं है कि हम जो 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 अजहर महमूद है या और भी एक दो टेररिस्ट डेजिग्नेटेड यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जो पाकिस्तान के जमीन पे पल रहे हैं, तो उनको उनको हम भारत को सौंपने को तैयार हैं। मतलब वो उन्होंने इस तरीके से बात करी। तो अब उन्होंने कहा कि हाँ, शर्त एक ही रहेगी हमारी कि वो जो दोनों टेररिस्ट हैं जो उनको मतलब पाकिस्तान के कोर्ट्स में अगर केस चलना चाहिए, अगर कन्विक्ट होते हैं वो, तो पाकिस्तान की जेलों में ही वो अपनी सजा काटेंगे। तो अब इसके पीछे ना दो तीन बातें हैं सुमित जी, मैं मतलब जो हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ऐसी स्टेटमेंट जाके उन्होंने अल जजीरा चैनल पे क्यों बोली कि भैया हम पाकिस्तान के जो दो टॉप यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो इंडिया को सौंपने को तैयार है। एक, वो किसी ना किसी तरीके से चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो अमेरिका उनका साथ देगा इंडिया पे प्रेशर डालने के लिए कि तुम पाकिस्तान से डायलॉग शुरू करो, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें देने को तैयार है। इंडिया ने इस वक्त कांस्टेंट प्रेशर बना रखा है पाकिस्तान पे कि तुम एक गोली चलाओगे तो हम गोला चला देंगे, यहाँ से हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी बंद नहीं हुआ। पूरे वर्ल्ड लेवल पे जाके पाकिस्तान को उनको टोटली आइसोलेट कर दिया, पूरी दुनिया उन पर थू कर रही है। अब इतना तक भी इंडियन आर्म फोर्सेस के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल ने बोल दिया कि इस जंग के अंदर 81% जो डिफेंस मटेरियल था, जो इक्विपमेंट था, वो चाइनीज था और उसको ये ध्वस्त करने में कामयाब हुए। तो चाइनीज की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जो डिफेंस मतलब उनका पूरा जो इकोसिस्टम है जो मैन्युफैक्चरिंग का, वो उसका जो एक्सपोर्ट है उस पर उनको झटका लगना शुरू हो गया। इंडिया के एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गया उसके मुकाबले। तो उस चीज को सेफ गार्ड करने के लिए अगर इंडिया शांत हो जाता है, पाकिस्तान की तो हॉस्टिलिटीज है या प्रेशर है या जंग का जो 24 घंटे तलवार लटक रही है वो खत्म हो जाएगी, तो इंडिया से हम दूसरे डायलॉग फिर उसके बाद करने में कामयाब हो जाएंगे। तो दूसरे डायलॉग्स किस प्रकार से, वो अपने वहां पे पानी खुलवाना चाहेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी जो एम्बियंस में इंडिया ने डाली है उसको खुलवाना चाहेंगे। फिर इंडिया के साथ जो ट्रेड रिलेशंस बंद हुए, इमरान खान ने जब आर्टिकल 370 अबॉलिश हुआ था तो उस टाइम बोला था भारत के साथ हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे जब तक आर्टिकल 370 वापस नहीं लागू करती है। तो उन्होंने बंद करा, हमने तो बंद नहीं करा। तो वो उस ट्रेड की बात करेंगे, क्योंकि भारत से अगर ट्रेड करते हैं तो बहुत सारा सामान पाकिस्तान के पास सस्ता पहुंच सकता है डायरेक्टली बॉर्डर के अक्रॉस, ना कि वो वाई यूएई होके वापस पाकिस्तान आए तो वो बहुत महंगा बैठता है। तो कहीं ना कहीं पे उसको इकोनॉमिकली भी सपोर्ट मिलेगा। पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी इमेज क्रिएट कराने की कोशिश करी जाएगी कि नहीं, पाकिस्तान आज जो है वो इंडिया के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। तो उसमें क्या होगा, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया उनको ग्रे लिस्ट पे वापस डालने के चक्कर में FATF के प्रेशर डलवा रहा था, वो उससे वो बच जाएंगे। जो दुनिया भर के जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स हैं या IM है उससे उनसे खुल के पैसा मिलना पर शुरू हो जाएगा। और भी जो मुस्लिम देश है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो भी पैसा देने को तैयार हो जाएंगे। तो पाकिस्तान को काफी हद तक मदद मिल जाएगी। तो पाकिस्तान को एक सांस लेने का मौका मिल जाएगा, एक सांस लेने की जगह मिल जाएगी, जिसमें साल 2 साल तक वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप अपने थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिखाते हुए क्रिकेट डिप्लोमेसी, हॉकी डिप्लोमेसी के थ्रू वो, या फिर जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जो गायक हैं, आर्टिस्ट हैं, उनका आदान प्रदान करा के पीपल टू पीपल मीटिंग करवा के एक इस टाइप का क्रिएट करेंगे माहौल की भाई एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। और इंडिया ने इस चीज को, पूरे पाकिस्तान के इस प्रोसेस को पूरी तरीके से आज की डेट पे डिरेल कर रखा है। वो किसी भी तरीके से समझ नहीं पा रहे कि इंडिया के साथ वापस डायलॉग क्या शुरू करे। इंडिया एक ही बात बोलता है कि भैया आज की डेट में एक ही मुद्दा रह गया है कि आप POK कब खाली कर रहे हो और आप टेररिज्म कब छोड़ रहे हो, और आप अपने यूएन डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट है वो हमें कब सौंप रहे हो। अब पाकिस्तान ने अगर सीरियस है, सुमित जी मेरा मानना है, अगर पाकिस्तान वाकई सब कुछ करना चाहता है, सीरियस है, इंडिया के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज करना चाहता है, तो उसने स्ट्रिंग्स को अटैच कर रखे हैं जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को इंडिया को सौंपने के लिए। वो कहता है मैं इंडिया को सौंपने को तो तैयार हूं, मगर उनके पे केस जो है वो पाकिस्तान में चलेगा, और वो अगर वो कन्विक्ट होते हैं तो पाकिस्तान की जेलों में रहेंगे। पाकिस्तान की जेलों में कई बार है वो रह चुके हैं, कई बार हाउस अरेस्ट में रह चुके हैं। वो तो उनके लिए 5 स्टार होटल से कम फैसिलिटी नहीं है, उनको हर तरह की सहूलियत है वहां पे। जब चाहे आ जा सकते हैं, जब चाहे कहीं भी घूम सकते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी पैदा कर सकते हैं जेल में रह के।
तो वो पहले भी और बच्चे पैदा पैदा हुए हैं इन लोगों के। बट शायद आज की डेट नहीं में सर, मेरा मानना है कि हाँ जी। यहाँ पे सर बच्चे पैदा करने का जो सिस्टम इनका है, बेशक पति 2-2 3-3 साल जेल में हो तो भी अल्लाह की इतनी रहमत है कि इनकी जो बेटियां हैं, या क्योंकि बेटी भी बहू ही होती है, तो वो भी बाहर रहकर भी वो 2-2 साल अपने पति को, पिता को ना भी मिली हों तो भी बच्चे पैदा कर देती हैं। अल्लाह की इतनी रहमत है इनके ऊपर, उसकी आप परवाह मत कीजिए, बच्चे तो इनके वैसे ही पैदा होते रहते हैं। लेकिन जो अभी आपने मुझे बोला, 5-6 चीज़ें बोली जो, उसको मैं अगर नटशल में देखूं, अगर एक तो ये मुझे लगता है कि जो ये भुट्टो ने बोला है, ये सिर्फ वेस्टर्न लॉबी को खुश करने के लिए ग्लोबल, जिसको पीआर स्टंट बोलते हैं, वो करने की कोशिश करिए कि जी हम तो हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, इसको इंडिया टेररिस्ट बोलता है, हम इन्हें देने को तैयार हैं। यानी कि एक डेस्परेट पॉलिटिकल मूव जो इसके बाप की थी, जिसको बैकअप किया जाए आसिम मुनीर की तरफ से प्लस अमेरिका की तरफ से, ताकि किसी तरीके से इसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, इसलिए वो अपनी इमेज क्रिएट कर रहा है। मैं समझ आ गया मुझे। दूसरा, आपने एक और बोला कि भाई कंडीशनल है कि केस भी चलेगा पाकिस्तान में, और उसके बाद कहाँ पर, उनकी कोर्ट में। वैसे तो सर भारत की कोर्ट में भी आया था, तो पहले इस हेयरिंग में आपको मालूम है कि रात को 12 बजे हमारी कोर्ट खुल जाती, और हमारे जो ये नाचने वाले हैं सारे पैसों के सामने, आसिम मुनीर को कह रहा, आसिम मुनीर हो या ज़िदारी हो या कोई भी हो, इनको तो हमारे जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे पैसे चाहिए, पैसे आप दे दीजिए, जजमेंट आपके हाथ में, रात को 12 बजे कोर्ट खुलकर मिल जाएगी। और हाफिज सईद का कोई केस आया हो, हमारे तो यहाँ पर लाइन लग जाएगी, वकीलों की भी और जजेस की, ये केस हमारे पास आना चाहिए। सर पैसे के मामला है, अगर वहाँ पे जजेस पैसे लेते हैं, हमारे भी लेते हैं। तो आपने वैसे गलती किया। अब मुझे लगता है भुट्टो अभी बच्चा है, उसको पता नहीं है कि हमारी जो कोर्ट्स हैं इंडिया की, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा गई गुजरी है। लेकिन उन्होंने बोल दिया अपने बचपने में कि भाई केस भी हमारे होगा, जेल भी हमारी होगी। तो ये जो इन्होंने बोला कि हम भारत को हैंड ओवर करना चाहते हैं, वो हैंड ओवर का मतलब क्या हुआ? सुमित जी देखिए, मुझे तो समझ, सिर्फ एक ये आई वॉश है। मतलब हैंड ओवर करने का मतलब तो हैंड ओवर तो हुआ ही नहीं ना बंदा। मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जी जो केस है वो पाकिस्तान में चल रहा था, वो पाकिस्तान की जुडिशरी भी इसमें सीरियस है और उनका लॉ एंड ऑर्डर भी इसमें सीरियस है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि उनका लॉ एंड ऑर्डर, उनकी जुडिशरी किस प्रकार की है। देखिए अब एक चीज और भी तो है ना सुमित जी, अब अगर पाकिस्तान इस तरीके से दिखा रही है कि हम दोनों टेररिस्ट को देने को तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को महसूस हो रहा है कि वो पाकिस्तान की लाइबिलिटी बन गए, किसी हद तक लाइबिलिटी बन गए हैं, या उनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो रही है। क्या इसराइल की तरह, जैसे इसराइल ने ईरान के टॉप ऑफिशियल्स को उनको घर में बैठे बैठे उड़ा दिया था मिसाइलों के जरिए में, क्या भारत के पास आज ये टेक्नोलॉजी नहीं है? आज भारत के पास है। भारत बहुत पहले ये काम कर सकता था, ठीक है ना, जब चाहे कर सकता है ये काम। इनको आइडेंटिफाई करके इनको वहाँ उनके घर में बैठे बैठे मिसाइलों के जरिए या ड्रोन के जरिए इनको खत्म कर सकता है। मगर भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा? इसके पीछे खास वजह है, इनके आसपास का जो इकोसिस्टम है उसको खत्म कर रहा है। इन दोनों को जिंदा रख के भारत एक अपर हैंड मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया को दिखाने में कामयाब हो रहा है कि देखो जी, यूएन बैक टेररिस्ट जो है, यूएन डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट है, वो पाकिस्तान में आज भी पल रहे हैं। और यूएन के अंदर जो सबसे ज्यादा पावर मानी जाती है वो यूएसए की मानी जाती है। तो किसी न किसी तरीके से वो पाकिस्तान के जरिए यूएसए को भी पोक करने में इंडिया कामयाब हो रहा है कि देख भाई, जिस कंट्री को तो सपोर्ट करने को तैयार है, पैसा देने को तैयार है, सब तरीके से यूज करने को तैयार है, उसके जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन उसको टेररिस्ट मारती है जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट देने की कोशिश करता है, जैसे यूएन बॉडी को। तो वो कहीं ना कहीं पे इरिटेंट का काम करते हैं दोनों, अगर पाकिस्तान में जिंदा रहते हैं। और भारत उसको पूरी दुनिया में उनको एक्सपोज करके उनको भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करता है, करना भी चाहिए कि यही मतलब कूटनीति का नियम है। अब अगर आसिफ अली जरदारी कल को आसिम मुनीर जो उनके फील्ड मार्शल है, उनके आशीर्वाद से, अमेरिका के आशीर्वाद से अगर वहां पे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और भारत के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करने में कुछ हद तक कामयाब हो जाता है, मैं ये नहीं कहता 100% ठीक होगा, 20-25% भी अगर ठीक हो जाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले शोर मचाएंगे, देखो जी मैंने भारत में जो दो न्यूक्लियर स्टेट में पहले तो बॉर्डर करवा दी, फिर सुलह करवा दी, फिर मैं दोस्ती करवा दी, आज की डेट में के सब चीजें सारे मसले खत्म हो गए हैं। तो इंडिया को वो नैरेटिव फिर से बिल्डअप करने के लिए कितने साल और लगेंगे, आप ये सोचो। ये बेसिकली भारत का नैरेटिव को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये इंडिया का ये जो नैरेटिव है, जो इस वॉर का प्रेशर है, या इस वक्त पाकिस्तान में पूरा वो अपना दम
फौज लगा के बैठा हुआ है कि पाकिस्तान को अंदर के अंदर खत्म कर देना है, इकोनॉमिकली, मेंटली, फिजिकली, जिस भी तरीके से उनको उनको न्यूक्लियर वॉरियर्स तक खत्म करवा दिया है भारत ने, तो वो पाकिस्तान अपने आप ही डिसइंटीग्रेट हो जाए, अपने अपने लोगों से झगड़ा करते करते इंटरनल सिविल वॉर में खत्म हो जाए, ये भारत का मेन प्लान है। मगर ये चीज को समझते हुए शायद ये चाल अभी खेली गई है, और आने वाले दिनों में हमें बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा कि ये अगला खेल क्या खेलने को तैयार है। ये जो पत्ते हैं, ये इन्होंने अपने अभी सामने खोले हैं, हम तो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, डॉट्स को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और डॉट्स हमें ये ज्वाइन करने को ये बताते हैं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र आज रचा जा रहा है, जिसमें भारत को पाकिस्तान से गिरवाने के चक्कर में है डीप स्टेट वहां का, कि देखो जी हम तो अब सपोर्ट करने को तैयार है, भारत ही नहीं मान रहा। तो उस टाइप का खेल कुछ खेलने की कोशिश करी जा रही है। यानी कि दो चीज़ें अब क्लियर हो गई कि जो आसिम मुनीर है वो और जरदारी, ये दोनों मिलकर एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के स्टेज के ऊपर कि देखिए हम तो पीस की टॉक करने चाहते हैं, हम तो टेररिस्ट देने को तैयार हैं, और भारत कोई भी चीज़ को ठीक करना नहीं चाहता। दूसरा वो चीज़ चाहते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको रोक दिया जाए, ताकि जो बॉर्डर है उसके ऊपर थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो थोड़ी कूल डाउन हो जाए, और उसके बाद ये दोबारा से अपने आप को रीग्रुप करें, अमेरिका से, चाइना से, तुर्की से ये हथियार खरीदें, और ख़रीदने के बाद ये हमारे फिर दोबारा से पीठ के ऊपर छुरा डाले, जैसे कि ये 75 साल करते रहे। वैसे भी 1400 सालों से ये छुरा ही खोपते रहे हैं पीठ के अंदर, और हम ये चीज़ भूल नहीं सकते। दूसरा, आपको मालूम है कि डिसेप्शन, तो ये अल्लाह की झूठी कसम खाकर डिसेप्शन करने का इनकी स्ट्रैटेजी हमेशा ही कामयाब रही है, और कांग्रेस हमेशा उसके अंदर फंसी रही। लेकिन मोदी गवर्नमेंट है, मुझे नहीं लगता ये फंसने वाले हैं। वी नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। और लास्टली जो आपने बोला एक चीज़, वो बिल्कुल सही है कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए भी ये स्टेटमेंट दिया है, ताकि उसको एक और मौका मिल जाए। देखिए मैं तो दोस्ती कराने में भी मैं सक्षम हूँ, मैं दोस्ती करवा सकता हूँ, और मोदी जी को मैंने बोला है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। तो ताकि उसको नोबेल प्राइज़ उसको 5-6 तो मिल ही जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को, ये उसी के लिए काम किया जा रहा है। यानी कि जो अमेरिका की इलेक्शन टाइम के ऊपर जो डिप्लोमेसी है उसकी ईगो को सेटिस्फाई कर दिया, इधर से भारत को घेरने के लिए ताकि हम पानी शुरू कर दें, पानी शुरू करने के बाद हम बॉर्डर को कूल डाउन कर दें, ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर दें। इसलिए ये स्टेटमेंट दिया गया है जिसका ना कोई सर है ना पैर है। ये कहते हैं कि गधों के सर नहीं होते, लेकिन जो गधे पे ही पैदा हुए हों वो खुद ही गधे के सर सिंह बन जाते हैं। तो अभी जो हुआ है वो बड़ा क्लियर है। क्लियर ये है कि उनकी कोई इंटेंशन नहीं है इन उग्रवादियों को हमें देने के लिए। मैंने देखा कि कई लोग बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे हैं, और देखो जी मोदी जी की जीत हो गई। जीत नहीं हुई है, हार हमारी हुई नहीं थी, जीत भी नहीं हुई है। ये स्टेटमेंट सिर्फ अमेरिका की ईगो को खुश करने के लिए, वहाँ से कुछ कंसेशंस लेने के लिए, और आपको कटघरे में खड़ा करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं, नथिंग एल्स। जैसे संजीव जी ने बताया अभी, बहुत डीप एनालिसिस करी है कि भाई हो क्या रहा है। हमने इनकी टुकाई करी, इनको काला किया मुंह इनका पूरे दुनिया में जाकर, अब ये अपने मुंह के ऊपर से कालक उतारने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। इनका कोई मकसद नहीं है कि ये आपको हाफिज सईद या मजूर अजहर ये हमें दे देंगे, क्योंकि जिस दिन इन्होंने ये बोला उस दिन ये गोली इनके सर के अंदर होगी, इनको भी मालूम है। इसलिए ये सिर्फ ग्लोबल पीआर स्टंट था, नथिंग लाइक इट। और हम भी इस बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट के बीच में फंसने वाले नहीं हैं। बेवकूफ़ वाली स्टेटमेंट इसलिए बोल रहा हूँ जिसको खुद को ये ना पता हो कि उसको मर्द वाली ड्रेस डालनी है या लेडीज़ वाली। वो ये कहाँ से डिसाइड कर लेगा कि हाफिज सईद पाकिस्तान में रहना चाहिए या भारत को दे देना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि सुबह उसने बोलते दे देते हैं, शाम को नाचते नाचते बोलेगा हाफिज सईद के सामने ही, वो तो मैंने बचपन में बोल दिया था। तो ये है रियलिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट। बट हाफिज जो ये भुट्टो का फादर है, वो चाहता है कि उसका बेटा पीएम बने। मुझे लगता है कि पीएम का मतलब पाकिस्तान के अंदर भी वही है, परमानेंटली मेंटल। जो भारत में सोनिया गंदगी अपने बेटे राहुल गंदगी के लिए जो सपना लेके बैठे हैं, वही जरदारी अपने बेटे के लिए लेके बैठा है, और दोनों ही फेलियर्स हैं अपने लाइफ में। आपको मालूम है कि राहुल गांधी, टुडे मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, वही काम ये भुट्टो भी करता है। क्या बोला उसने? जब पानी गिरता है तो बहुत, जब बारिश आती है तो बहुत पानी गिरता है। तो ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट, या कांपे टांग जाती हैं, टांगे नहीं कामती इनकी कांपे टांग जाती हैं। तो ऐसे आदमी की स्टेटमेंट के ऊपर आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान कम दीजिए। ये सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने का स्टंट है। डू नॉट फॉल इनटू दिस फॉल्स फ्लैग। संजीव जी,
थैंक यू सो मच आफ्टर सो मेनी डेज यू हैव गिवन मी टाइम टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम। श्री श्री 1008 इसलिए बोला जाता है आपको क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त से पहले आप उजागर करते हैं एंड दे हैपन एग्जैक्टली द सेम वे। दैट इज़ वाई वी ऑल लव यू। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।